नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हर कोई चाहता है कि उसके पास पावर हो, ताकत हो। भारतीय संविधान को अगर आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा कुछ ऐसी ही करने वाला हूं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो भी कुछ चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं। तो भारत के कानून को, भारत के संविधान को कुछ हद तक समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ताकत का खेल हर जगह है। अगर आप एक नागरिक के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब भी आप सोचते होंगे कि आपके पास ढेर सारा धन दौलत हो, ताकतवर हो आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ताकत। भारतीय संविधान में भी इसी को लेकर जगह जगह लड़ाई है। भारतीय संविधान जो कि जिसके अनुसार देश चलाया जा रहा है, एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस संविधान में कोई त्रुटि नहीं है। अगर संविधान में त्रुटि नहीं होती तो जितने आज तक संविधान संशोधन हुए हैं वो क्यों हुए। जैसे ही संविधान 1950 में बना, अगले ही साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन भी हो गया। तो कारण तो है, लेकिन अगर आप ये स्पष्ट है कि हमारे संविधान में भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, जिसको संशोधनों के माध्यम से या अन्य कई प्रयासों के माध्यम से सही किया जा रहा है। भारतीय संविधान में जैसे आप कहेंगे कि कई जगह टकराव भी है शक्तियों को लेकर। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया, हर कोई चाहता है कि वो ताकतवर हो। अब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कहेगा कि हम ताकतवर हैं, संसद कहेगी हम ताकतवर हैं। इन सब के बीच इन शक्तियों का स्रोत संविधान कहेगा भैया सबसे ताकतवर हम हैं, भारत में संविधानवाद है। यानी कि संविधान ताकतवर है। और संविधान किसके लिए? वो जनता के लिए, इसलिए जनता ताकतवर है। अब प्रश्न यह है कि इनके बीच जो टकराव होगा तो जीत किसकी होगी, या यूं कहें कि किसको माना जाए अंतिम रूप से कि यह सबसे अधिक ताकतवर है। यह तो स्पष्ट है कि भारत के लिए जनता सर्वोच्च है, जनता के लिए ही कार्य हो रहा है। लेकिन कार्य करने वाला मशीनरी जो है वो कई लोग हैं। जैसे केंद्र सरकार है, संघ सरकार जिसको आप कहते हैं संवैधानिक भाषा में अगर मैं बोलूँ तो संघ सरकार। राज्यों की सरकार भी आप ही के लिए कार्य कर रही है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति को अगर आप देखें तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई विधि, कोई कानून पारित नहीं होगा। तो राष्ट्रपति भी एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चर्चा इस बात पर मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप या हम किसको माने सबसे अधिक ताकतवर, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति साहब सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के जैसे हैं। आलोचना हो रही है, राष्ट्रपति की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपने कोई कार्य कर ही नहीं सकता, यह ऐसा धारणा है। लेकिन क्या यह सही है? इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इसी विषय पर चर्चा करूंगा। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हम लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, आप भारत के राष्ट्रपति के बारे में यह कहा जाता है कि वह सोने के पिंजड़े में बंद पक्षी के जैसा है, जिसका दिखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। अब इसकी आलोचना अगर आप ये राष्ट्रपति की देखें, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझें तो क्या ऐसा है? आइए इस पर मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ताकतवर होता है तब यह बात सही है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य ही करना होता है। अनुच्छेद 74 यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। यानी राष्ट्रपति स्वैच्छिक यानी अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेता है। और भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 आपने देखा होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत में अनुच्छेद 370 हटा के पूर्ण राज्य के रूप में मिलाना है, या तेलंगाना का गठन करना है आंध्र प्रदेश से हटाकर, इन सब के लिए आदेश होगा राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन कार्य करेगा कौन? संसद कर रही है, और संसद में कार्यपालिका कर रही है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ने तो कुछ किया ही नहीं। जी हाँ, ये तो बात सही है, इन परिस्थितियों में तो बात सही है। हम कहें कि सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति बिल्कुल सही है कि अपनी स्वेच्छा से अपनी कोई विशेष शक्ति, जैसे क्षमादान हो गया, किसी को अगर क्षमादान है जिसको आप अलग अलग कई जैसे किसी को किसी अलग केस में मैटर में कोई डिसीजन दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो इस मामले में राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित व्यक्ति को पूर्णतः उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, सस्पेंशन उसका कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है,
या फिर उसको सजा की प्रकृति को बदल सकता है। किसी को मृत्युदंड है तो उसको उम्र कैद कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति कार्य जरूर करते हैं, लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। 74 है। हाँ, राष्ट्रपति के पास करने को बस इतना है भाई साहब कि वो एक बार दोबारा अपनी सलाह किसी मामले पर राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये सही नहीं है तो दोबारा भेज दे, एक बार भाई साहब एक बार फिर विचार कर लीजिए, संसद को दोबारा भेजेगा। राष्ट्र संसद दोबारा अगर कानून बना के भेजे कि नहीं करना है तो फिर राष्ट्रपति साहब को काम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये बात सही है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अध्यक्ष है देश का, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं हैं। और यही तो एक गणतंत्र की निशानी है, हम एक गणतंत्र हैं। लेकिन यह भी भारतीय संविधान चूंकि जब बनाया गया तो कई देशों का संविधान उसमें बनकर तैयार हो गया था, आपने देखा, और उसमें कई देशों को फॉलो किया गया है। संविधान में कई लोग महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका अदा भी किए। आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को आप जानते हैं। हालांकि उतना आप BN राव को हो सकता न जानते हो, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उनका रहा है। और लास्ट में अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही थी कि जो मुझे इतना श्रेय दिया जाता है वो बल्कि वास्तविक हकदार BN राव जी हैं, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा बेनेगल नरसिंह राव जी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा या जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि किसी एक के लिए हम दूसरे को भूल ही जाते हैं, तो दोनों को थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। तो बात हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कब दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टीम, कोई भी जैसे एक और ये प्रधानमंत्री की जो जिस पार्टी का है, अगर उस पार्टी का स्पष्ट बहुमत है तो राष्ट्रपति की अपनी कोई शक्ति नहीं है, स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जानता है कि नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तब राष्ट्रपति स्वेच्छा से, मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कोई भी एक पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं आ रही है तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि जिस लोकसभा ने अपना बहुमत, जिस मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब अगर नई लोकसभा का गठन हो रहा है और उसमें कोई एक दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति यहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी एक को प्रधानमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकता है बनने के लिए, और उसके बाद उससे यह कह सकता है कि आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित करिए। इसका मतलब यह राष्ट्रपति का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जिसे आप कहते हैं कि राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, भाई साहब है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में भी टकराव पहले रहा है, हमने देखा होगा। ज्ञानी जेल सिंह वाला केस भी, आपने बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर दोनों में आपस में शक्तियों का टकराव रहा है। लेकिन 42वें और 44वें संविधान संशोधन ने तो सब कुछ साफ कर दिया। 44वें संविधान संशोधन ने कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 74 के आधार पर, और उसकी सलाह अगर दोबारा वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और पुनर्विचार के बाद अगर आ रही है वो सलाह तो वो मानेगा। लेकिन एक दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी या कोई भी प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे में क्या होगा? अगर किसी प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, आप जानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं रहा तो फिर मंत्रिपरिषद कैसे रहेगी। ऐसे में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो जाता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है तो वह स्वैच्छिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी एक को फिर से बुला सकता है लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए। अगर उसे बाकी लोग अपना नेता चुन लेते हैं तो प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी राष्ट्रपति का यहाँ पर प्रयोग आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैंने दो बातें सिर्फ आपसे कही हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर राष्ट्रपति अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आप भी बताइए, आप भी जानिए, बताइए मुझे। मैंने सिर्फ दो की चर्चा की है, और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आप बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके कि कौन सी ऐसी केसेस हैं जब राष्ट्रपति प्रयोग करता है अपनी उन शक्तियों का। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी। मेरी इच्छा हो रही थी कि थोड़ा सा हमें संविधान पर चर्चा करनी चाहिए, और बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, और थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है ये सेशन। हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें।